नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापा जा रहा था, तो फिर आखिरकार कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसिस इमर्ज हुई जिसकी वजह से आखिरकार वार हुआ इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में। शुरुआत करते हैं आज़ादी से। दोनों देश जो हैं एक ही इसमें आज़ाद हुए, यानी इंडिया जो है आज़ाद हुआ 1947 में और चाइनीज़ रेवोल्यूशन खत्म हुई 1949 में और पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना बना। तो शुरू में तो जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि दोनों के दोनों जो देश थे लंबे समय से वेस्टर्न कंट्रीज़ की कॉलोनीज थे और नेहरू अब एशिया को असर्ट करना चाहते थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर एशिया को असर्ट करना है तो इंडिया और चाइना को साथ साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए देखिए उस समय चाइना को यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इवन कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा था। यूएसए और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, वो कहते थे जो ताइवान है आज का वो असली चाइना है। इवन यूएन में सीट भी नहीं मिल रही थी चाइना को। इंडिया ने इस मांग का समर्थन किया कि चाइना को यूएन की सीट मिलनी चाहिए और ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में उस समय परमानेंट सीट ऑफर की गई थी, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने कहा कि चाइना हमसे ज़्यादा डिजर्व करता है, इसलिए आप चाइना को परमानेंट सीट दे दीजिए। और उसके बाद में क्या हुआ, अगले ही साल चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया। यहां पे देखिए तिब्बत उस समय एक ऑटोनोमस स्टेट था, अलग से राज्य था, लेकिन चाइना ने वार किया और तिब्बत को अपने देश में मिला लिया। हालांकि नेहरू इस बात से खुश नहीं थे। नेहरू को लगता कि गलत हुआ है। यूएस जैसी जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उन्होंने चाइना के इस चीज का विरोध भी किया, इस अटैक का विरोध भी किया कि ऐसे कैसे आप तिब्बत को हड़प सकते हो, वो एक ऑटोनोमस स्टेट है। लेकिन नेहरू को लगता था कि इतिहास में भी चाइना ने कई बार सबजुगेट किया है तिब्बत को, तो इसलिए नेहरू ने इस चीज का विरोध नहीं किया। वो सोचते थे कि अगर हम विरोध करेंगे तो इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हो जाएंगे, एशिया की जो यूनिटी है वो खराब हो जाएगी। लेकिन एक ये ऐसी इवेंट है जिसने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। कैसे? क्योंकि देखिए पहले जो तिब्बत था ये एक बफर स्टेट का काम करता था इंडिया और चाइना के बीच में। जहां पे देखिए ये बीच में सारा तिब्बत आता था और इंडिया की चाइना से बाउंड्री तो थी वो सिर्फ थोड़े से बॉर्डर पे मिलती थी। लेकिन जैसे ही तिब्बत को सबजुगेट किया चाइना ने, पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया। इंडिया और चाइना के बीच में इतना बड़ा बॉर्डर अब हो गया और इसी की वजह से बाद में सारा विवाद उत्पन्न हुआ। समझ गए? बॉर्डर जो डिस्प्यूट हुआ था वो इसी वजह से हुआ। उससे पहले अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता तो तिब्बत के साथ में होता, लेकिन अब तो हम डायरेक्ट लाइन पे आ गए थे, डायरेक्ट बॉर्डर हमारा बहुत ज्यादा बॉर्डर शेयर करने लगे थे चाइना के साथ में। उस समय ऐसा कहा जाता है पटेल ने नेहरू को कहा था कि चाइना की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, तो आप जो भी बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में उसे डिमार्केट कर लीजिए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। लेकिन नेहरू को लगा कि नहीं, हम क्यों करें, पहले उनको उठाने दो, कोई भी इशू है तो हमारी तरफ से तो जो मैकमोहन लाइन है वो ही हमारा बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 1914 में ये एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया के बीच में, तिब्बत के बीच में और चाइना के बीच में। तीनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और मैकमोहन लाइन ये है। लेकिन आगे चल के चाइना इसको इंकार कर देता है मानने से। चाइना कहता है कि ये तो उस समय इंपीरियलिज्म का सिंबल है, ब्रिटिशर्स ने फोर्स की थी ये लाइन हम पे, हम इसे नहीं मानते। लेकिन आगे चल के कहता है, अभी तक तो 1950 से लेके 1954 तक तो नेहरू जो है उनको पता ही नहीं लगता। वो सोचते हैं कि पहले चाइना उठाएंगे बॉर्डर का इशू। उनको लगता है कि चाइना मान चुके हैं मैकमोहन और कोई इशू है ही नहीं इस पे। उदाहरण के तौर पर देखिए कई सारी चीजें होती हैं। जो के.एम. पानीकर थे वो एम्बेसडर थे चाइना में, एम्बेसडर थे इंडिया के वहां पे, और नेहरू ने उनको कहा कि आप चाइना के रुख का पता लगाइए, आप मिलिए वहां से उनके जो प्रीमियर हैं इन लाउ या फिर माओ है उनसे मिलिए, पता लगाइए कि उनका क्या रुख है बॉर्डर डिस्प्यूट पे। तो के.एम. पानीकर खत लिखते हैं नेहरू को और बताते हैं कि देखिए कई मुद्दों पे बात हुई लेकिन बॉर्डर पे कोई बात नहीं हुई। ऐसा लगता है कि वो मानते हैं मैकमोहन लाई को और उस पर कोई भी उनकी विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी तक नेहरू तो है वो भ्रम में है, उनको लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है। पंचशील का सिद्धांत होता है आगे चल के 1954 के आसपास में। तो पंचशील में 5 बातें होती हैं: पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअलिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन टेरिटोरियल अफेयर्स, नॉन एग्रेशन, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, इसे आप याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आए आंसर में ये 5 सिद्धांत आपको लिखने हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंचशील के 5 सिद्धांत है क्या, पंचशील की पॉलिसी है क्या। तो इस प्रकार से 1955 में हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ में, और इसी के साथ में हमने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया। यानी कोई भी ऑब्जेक्शन अब नहीं हम उठा सकते तिब्बत के मुद्दे पे, क्योंकि अब हमने मान लिया है तिब्बत चाइना का पार्ट है। चलो भाई, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद में चाइना के जो प्रीमियर हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं, इनलई, और इवन नेहरू भी चाइना के यात्रा पर जाते हैं। रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट नहीं है। तो फिर आखिरकार डिस्प्यूट आया कब?
डिस्प्यूट आता है 1957 के अंदर में। 1957 में क्या हुआ, चाइना ने एक सड़क बनाई। ये सड़क जाती थी तिब्बत के लहासा से, एक चाइना का दूसरा प्रोविंस है सिंकियांग, यहां तक ये सड़क जाती थी, और जो ये होके जाती थी अक्साई चीन से। इंडिया तो ये मान के चल रहा था उसमें कि अक्साई चीन हमारा एरिया है, और सड़क बनने के 1 साल बाद जब ये प्रिंट छपता है चाइना की एक मैगजीन पे, तब हमें पता लगता है कि चाइना तो वहां पे सड़क बना ली है। हमने विरोध किया इस बात का। नेहरू ने लेटर लिखा चाइना के उसमें जो प्रीमियर थे इनलई को। नेहरू ने बताया कि हमारी काफी सारी बातचीत हुई, बॉर्डर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, और हमारा जो है एक प्रकार से सहमति थी मैकमोहन लाइन के ऊपर में, और आप तो पीछे जा रहे हो, मैकमोहन लाइन से काफी आगे आ रहे हो, ये तो गलत है। तो जानते हो इनलई ने क्या कहा? इनलई ने अपने रिप्लाई में कहा कि देखिए, हम पहले बहुत सारे कामों में बिजी थे, हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि मिल बैठ के बॉर्डर के डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक पूरे इतिहास में चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको कभी डिमार्केट किया ही नहीं गया। तो नेहरू तो ये रिप्लाई सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए। नेहरू को लगा कि सब कुछ सही चल रहा था। बाद में जब इंडिया में मीडिया को और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सारे इंसिडेंट्स का पता लगा कि चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया है, तो नेहरू का काफी क्रिटिसिज्म हुआ। नेहरू ने अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया और चाइना बेवकूफ हैं अगर इंडिया और चाइना इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए लड़ते हैं जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो यानी ये क्षेत्र था, इनडायरेक्टली नेहरू ने कहा था कि ये क्षेत्र कोई काम का नहीं है, यहां पे कुछ नहीं उगता। तो इसके विरोध में महावीर त्यागी एक एमपी थे, उन्होंने अपनी टोपी उतार के कहा था कि देखिए, एक भी बाल नहीं उगता मेरे सिर पे, तो क्या ये कोई काम का नहीं है? इस प्रकार का इंसिडेंट से काफी फेमस है। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक फेमस इवेंट हुआ 1959 में। अपराइजिंग स्टार्ट हो गई तिब्बत के अंदर में, क्योंकि तिब्बत में पहले से विरोध चल रहा था। तिब्बत चाहता था कि हम अपने हिसाब से अपने को गवर्न करेंगे, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, लेकिन चाइना इस बात का विरोध कर रहा था। चाइना कह रहा था कि तिब्बत अब चाइना का पार्ट है, इसलिए हम अपनी मर्जी से गवर्न करेंगे। लेकिन दलाई लामा और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो नहीं चाहते थे कि चाइना अपनी मर्जी हमारे ऊपर में चलाए। अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, वहां पे लोगों को मारा जाने लगा चाइना की तरफ से। दलाई लामा भाग के इंडिया में आ गए। यहां पे ये दूसरा ऐसा बड़ा इवेंट था जिसने एक प्रकार से टेंशंस और ज्यादा बढ़ा दी इंडिया और चाइना के बीच में, समझ गए? तो नेहरू खुद गए दलाई लामा से मसूरी में मिलने के लिए गए, उनका स्वागत किया। चाइना तो इस बात से बिल्कुल तिलमिला उठा। चाइना ने कहा कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, आप हमारे जो पॉलिटिकल विरोधी हैं उनको आप कैसे इस प्रकार से शरण दे सकते हैं? क्योंकि चाइना के अंदर में यह डर था कि दलाई लामा का वेलकम करके इंडिया कहीं ना कहीं तिब्बत को अलग ना कर दे चाइना से, यह डर था चाइना को। फिर 1960 में जो इनलई थे वो भारत की यात्रा पर आए, उनके जो प्रीमियर थे इनलई वो भारत की यात्रा पर आए, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए। क्योंकि देखिए, एक इस एरिया पे भी डिस्प्यूट था, एक तो यहाँ पे डिस्प्यूट था अक्साई चीन वाले एरिया पे, यहाँ पे भी डिस्प्यूट था। ये पहले अरुणाचल प्रदेश नेफा होता था, असम का ये एरिया था, और यहाँ पे नेफा के पास में भी डिस्प्यूट था। तो चाइना ने कहा था कि देखिए, डिस्प्यूट तो ईस्टर्न पार्ट पे भी है, आप एक काम कीजिए, वेस्टर्न पार्ट पे आप हमारा हक मान लीजिए, यानी अक्साई चीन हमारा है, आप ऑब्जेक्शन मत उठाइए, इसके बदले में मान लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है वो आपका है, हम कभी इस पर क्लेम नहीं उठाएंगे। इस प्रकार का प्रपोजल दिया गया था इनलई के द्वारा में। लेकिन इंडिया ने ये नहीं माना, क्योंकि इंडिया कहता था कि अक्साई चीन हमारा है, आप यहां से चले जाइए। और एक प्रपोजल और भी दिया था उन्होंने कहा था कि 20 किलोमीटर बॉर्डर से दोनों देशों की जो फोर्सेज हैं वो पीछे चली जाती हैं। नेहरू ने यह भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनके हिसाब से तो अक्साई चीन पे वो अभी आ चुके थे, तो 20 किलोमीटर पीछे भी जाते तो भी ये इंडिया के अंदर में ही होते। तो इंडिया ने दोनों प्रपोजल थे वो रिजेक्ट कर दिए उस समय में। उसके बाद में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसकी वजह से लड़ाई हुई वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी, जो हमने अपनाई थी, नेहरू ने अपनाई थी। जो फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? फॉरवर्ड पॉलिसी ये थी कि उस समय देखिए, बॉर्डर था वो तो डिमार्केट नहीं था, पता नहीं था कि कौन से देश की लाइन कहां पे है। तो नेहरू ने क्या सोचा कि थोड़े थोड़े हम आगे जाके चौकी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फोर्सेस को आगे भेजना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो अपनी धीरे धीरे आगे जाके चौकी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। कई बार तो ऐसी भी चीजें हुई कि मान लीजिए ये बॉर्डर है, ये ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है, तो मान लीजिए कई बार ऐसा था कि चाइना की यहाँ पे फोर्सेज हैं, तो इंडिया की फोर्सेज चाइना से भी आगे जाके बैठ गई थी, समझ गए? तो और बीच में इंडिया चाहता था कि चाइना के जो फोर्सेस बैठी हैं यहाँ पे, इनकी सप्लाई लाइंस जो हैं इनको बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो। उसका मुमकिन क्यों नहीं हो उसका, इसके पीछे काफी कारण है, वो तो हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से चाइना को यह लगा कि उनको लगा कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, तो इसी वजह से 1960 के आसपास काफी स्क्रिमिसेस हुए बॉर्डर पे, काफी गोलाबारी होती रही, छिटपुट जो घटनाएं हैं वो होती रही, और ऐसा लगने लगा कि हाँ भी वार होगा इंडिया और चाइना के बीच में। और आखिरकार अक्टूबर 1962 में वार स्टार्ट हो गया इंडिया और चाइना के बीच में। शुरू में लद्दाख में माइनर इंसिडेंट्स हुआ था, इंडिया को लगा कि बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन चाइना ने फुल स्केल वार छेड़ दिया इंडिया के खिलाफ में दोनों फ्रंट्स पे।
अक्साई चीन में भी और यहाँ पे नेफा के पास में भी। भारी नुकसान इंडिया को हुआ, भारी नुकसान इंडिया को हुआ। चाइना तेजपुर तक आ गया। तेजपुर जो है असम में, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में प्लेन एरिया में है, तेजपुर तक आ गया। और यहाँ पे इवन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, बताया जाता है कि तेजपुर में बैंक वालों ने नोट जला दिए थे ताकि वो चाइना वालों के हाथ में ना पड़ जाए इंडिया की जो करेंसी है, इसलिए उन्होंने नोट भी जला दिए थे। और नेहरू ने, ऐसा भी कहा जाता है, नेहरू ने रेडियो में संदेश दिया था असम वालों के नाम में, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि असम जो है उस पर चाइना कब्जा हो चुका है। इसलिए नेहरू ने इनडायरेक्टली कहा था कि असम के लोगों, हम आपको वापस ले लेंगे और लंबी लड़ाई लड़नी है अभी हमें। फिर नेहरू ने पत्र लिखा यूएस और यूके को हेल्प के लिए। जब नेहरू को रियलाइज होगा कि हम चाइना की मिलिट्री से नहीं जीत सकते, तो उन्होंने आखिरकार लेटर लिखना पड़ा। लेकिन ठीक लेटर लिखने के एक दिन बाद चाइना ने सीज फायर की घोषणा की और चाइना पीछे चला गया और इस प्रकार से लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन 3% यहां पे मेन इंपॉर्टेंट अब उठते हैं। सबसे पहले, लड़ाई आखिरकार हुई क्यों और लड़ाई में हम हारे क्यों, और उसके बाद में क्या कंसिक्वेंसेस हुई हार के। 3 क्वेश्चंस, इस पे यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछेगी। देखिए, लड़ाई हुई क्यों, उसके तो काफी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, और उसके बाद में फॉरवर्ड पॉलिसी की बात हम कर सकते हैं। दलाई लामा को शरण दिया, यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से लड़ाई हुई। और एक जो दूसरा रीजन है, देखिए उस समय इंडिया का जो इंटरनेशनल में इंडिया का जो स्टेचर था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, हमारी इमेज काफी ज्यादा अच्छी थी, नॉन अलाइन मूवमेंट के हम लीडर थे। और चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया का इस कदर डोमिनेंस बढ़े एशिया के अंदर में। तो चाइना, एक ये भी रीजन बताया जाता है इनडायरेक्टली, जैसे अब डोकलाम एरिया पे विवाद है तो काफी सारे रीजन बताए जाते हैं। तो ठीक उसी तरह ये भी एक रीजन था, इंडिया की बढ़ती हुई इमेज को चाइना रोकना चाहता था। और एक और जो रीजन बताया जाता है वो ये भी कहा जाता है कि चाइना उसमें आइसोलेटेड था। यूएसएसआर और चाइना दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे, लेकिन रिलेशन उनके डेटोरेट हो रहे थे। बाकी भी जो दूसरे कैपिटलिस्ट कंट्री थे वो भी बना के नहीं रखना चाहते थे चाइना के साथ में, तो आइसोलेटेड था। फ्रस्ट्रेशन के मारे ये लड़ाई हुई थी। तो ये 4-5 रीजन आप लिख सकते हैं कि लड़ाई आखिरकार हुई क्यों। उसके बाद में हम हारे क्यों, इसके पीछे भी कई सारे कारण दिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी कोई स्ट्रेटेजी थी ही नहीं। ये कहना कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी तो गलत होगा, क्योंकि हमारी कोई स्ट्रेटेजी थी ही नहीं। ऑफिसर्स आपस में लड़ रहे थे, उसमें आर्मी के चीफ थे जनरल थमैया और डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्ण मेनन। दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, काफी सारे डिफरेंसेस थे। थमैया को लगता था कि चाइना से खतरा है और हमें उस साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। कृष्ण मेनन जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको लगता था कि पाकिस्तान से हमें ज्यादा खतरा है। बहुत बड़ी हमसे गलती हुई डिप्लोमेटिक लेवल पे, हम नहीं पहचान पाए चाइना के अच्छे से मूव्स कि चाइना हमला भी कर सकता है। हम तो बिल्कुल सरप्राइज हो गए। ऐसा कहना कि नहीं हम तैयार थे अटैक के लिए गलत होगा, हम पूरी तरह से सरप्राइज हो गए थे। हमें लगता था कि थोड़ी बहुत स्क्रिमिसेस होती हैं, ये होती रहेंगी, थोड़ी बहुत जुगोलाबारी होती है। इतने बड़े लेवल पे चाइना हमारे खिलाफ में वार छेड़ देगा, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था, और ना ही हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके उस साइड में था। जब देखिए थोड़ी बहुत जो स्क्रिमिसेस हुई, उसमें हमने जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, उसकी 4th डिवीजन की जो आर्मी है उसको भेज दिया माउंटेन्स एरिया में चाइना बॉर्डर पे। अब देखिए जो 4th डिवीजन है, इसको तो टैंक के साथ में लड़ने का एक्सपीरियंस है, इसको नहीं लड़ना आता माउंटेन्स पे, मतलब नहीं आता का मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लड़ने को। तो हमारे फौजी जवान हैं, उनको कहीं भी भेज दो, लड़ लेंगे, देश की सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन उनके पास में देखिए ना, आपने उनको बंदूकें दे रखी है पुरानी, उनके पास में राशन नहीं है, कपड़े नहीं है, और इन सब चीजों के साथ में कैसे आप लड़ोगे। इवन मैप्स भी नहीं है आपके पास में, वहां पे टेरेन क्या है, आप हेलीकॉप्टर्स को वहां पे नहीं उतार सकते। इवन एयरफोर्स को भी नहीं यूज किया गया था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि चाइना भी अपनी एयरफोर्स को यूज कर लेगा तो ज्यादा नुकसान हमें होगा। मैप्स नहीं है, लड़ाई लड़ने आप जा रहे हो तो किस प्रकार से आप लड़ाई जीतोगे। तो ये सारे कारण बताए जाते हैं जिसकी वजह से हम युद्ध हार गए। क्या कंसिक्वेंसेस हुए इसके? कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हुए। सबसे बड़ा तो देखिए था ह्यूमिलिएशन बहुत ज्यादा हो गया। उस समय हमारी अच्छी स्टैंडिंग थी, नेहरू का भी अच्छा कद था वर्ल्ड लीडर्स के अंदर में, उससे भी ज्यादा हमारा इंडिया का कद काफी अच्छा था। और क्योंकि उससे पहले हमने काफी सारी मीडिएशन करवाई थी, कोरिया का जो वार हुआ था उसको सोल्व करवाने में हमने अहम भूमिका निभाई थी, नैम मूवमेंट के हम लीडर थे। लेकिन उसके बाद में तो हमारी सॉफ्ट पावर बिल्कुल जैसे खत्म ही हो गई। अफ्रीका के देशों में हमारी बहुत सारी सॉफ्ट पावर थी, लेकिन बाद में अफ्रीका के कंट्रीज को लगा कि ये तो पूरी तरह से युद्ध हार गया इंडिया, तो हमारी जो स्टैंडिंग थी वर्ल्ड के अंदर में वो खत्म हो गई। नेहरू का भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ इस वार के बाद में कि नेहरू अच्छे से पहचान नहीं पाए चाइना को। हिंदी चीनी चीनी का जो नारा है वो हम लगाते रहे, लेकिन चाइना ने हमारे ऊपर में वार कर दिया। ये दोस्ती का विश्वासघात था, काफी तरह की बातें हुई उसके बाद में, लेकिन फायदा क्या उन सब बातों का। उसके बाद में हमने हथियार खरीदने स्टार्ट किए, हमने हमारे मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करना स्टार्ट किया। और एक और जो दुष्परिणाम निकला इस लड़ाई का, पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गई। पहले सिर्फ हमारा पाकिस्तान दुश्मन था, लेकिन चाइना भी आगे लड़ाई के बाद में दोनों दुश्मन वो थे एक साथ आ गए। बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो उसे आज तक नहीं सोल्व किया जा सका है। अभी भी
डोकलाम में दोनों देशों की फोर्सेस हैं, आमने सामने बैठी हैं। डोकलाम एरिया को लेकर अभी भी विवाद है। तरह तरह की बातें सुनने को आती हैं, स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं। चाइना ने कहा कि हम 1962 के चाइना नहीं है, इंडिया ने भी कहा कि हम 1962 के इंडिया नहीं हैं। तो होप तो यही की जा सकती है कि 1962 में जो वार हुआ था उसका रिपीटेशन ना और शांति स्थापित की जा सके जल्द से जल्द। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।